नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर का अगला हेडिंग न्यूट्रिशन इन प्लांट। बच्चों प्लांट जो न्यूट्रिशन करते हैं, प्लांट जो ग्रीन प्लांट्स न्यूट्रिशन करते हैं और वो एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। बच्चों फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखो इसका इक्वेशन, इसी इक्वेशन से ही इसके डेफिनेशन बना हुआ है। वो करते क्या है कि सनलाइट मालूम है, क्लोरोफिल जरूरी है, ग्रीन प्लांट्स in the presence of sunlight by using carbon dioxide and water to form carbohydrate, that is glucose, and oxygen is released as a byproduct। बच्चों इसकी डेफिनेशन बना लो और डेफिनेशन अपने आप भी लिख सकते हो। प्रोसेस by which green plants prepare food by using carbon dioxide and water। अरे अपनी लैंग्वेज में बना लो ना, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई, बस इक्वेशन याद रखो ना। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज किया, ग्लूकोज बनाया, फूड बनाया, यही फूड है। इसी कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज। ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इज रिलीज। बच्चों इस प्रोसेस में एक बहुत तुमको समझने वाली ये बात है कि ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का सोर्स ये वाटर है, वाटर। एक बात ये समझना है, भूलना नहीं। दूसरा ये कि इस पूरी प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या होता है? रिडक्शन होता है। और वाटर का क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन सीधा सा, which of the following compounds during the photosynthesis process is oxidized? तो वाटर। What is the source of oxygen released during the photosynthesis? तो क्या है? वाटर। What is the source of oxygen of the glucose? ये ध्यान रखना है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन जो होगी वो इस कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन होगी। अरे क्यों होगी यार? भैया ये देखो ना, 12 ऑक्सीजन एटम है ना यहाँ। अब 12 ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ के पूरे इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बनाने में 12 ऑक्सीजन एटम लग गए ना। देख लो ना, 6 2 जा 12। तो बाकी इसकी ग्लूकोज की ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन होगी मेरे भाई। और ये जो वाटर निकल रहा है, ये सेलुलर रिएक्शन है, ये वाटर लिखना जरूरी है। ये जो वाटर निकल रहा है, ये वाटर भी इसी का है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब रॉ मटेरियल देखो, क्वेश्चन है छोटा सा कि रॉ मटेरियल में क्या है। अब रॉ मटेरियल में क्या है कि रॉ मटेरियल में यही सनलाइट तो है, ये पहला रॉ मटेरियल जरूरी है। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये स्टोमेटा के थ्रू इंटर करती है, इंटर थ्रू द स्टोमेटा। और ऑक्सीजन रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा से ही बाहर निकल जाती है। वाटर भी जरूरी है। वाटर के साथ ही जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं, डिजॉल्व मिनरल्स। ठीक बच्चों देखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहां होती है? तो पहली बात तो करें हम प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स में फोटोसिंथेसिस कहां होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में, जरा इस सेल को ध्यान से देखो, ये जो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया में जो इनर मेम्ब्रेन है ये इन्वेजिनेट कर जाती है और बनाती है क्रोमैटोफोर। इन्हीं क्रोमैटोफोर में ही जो लैमिलर क्रोमैटोफोर्स होते हैं ना, इन्हीं में फोटोसिंथेसिस होती है। ये भी देखो क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। नहीं प्रोकैरियोट्स पूछा, बैक्टीरिया पूछ दिया तो भी बता देना ना। अब देखो यूकैरियोट्स में बात करो ना, तो यूकैरियोट्स में कहां होती है? अरे यूकैरियोट्स में तो कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में ही होती है ना। और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखो,
बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट होते कहाँ हैं? जब आप लीफ का स्ट्रक्चर देखोगे ना माइक्रोस्कोप में, जब माइक्रोस्कोप में लीफ का सेक्शन काट कर देखोगे तो इसमें ये डॉट डॉट दिखाई देंगे तुमको। अपर एपिडर्मिस दिखाई देगी, फिर लोअर एपिडर्मिस दिखाई देगी, ये लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा दिखाई देंगे, समझे? और ये जो अपर एपिडर्मिस की नीचे की सेल्स पेलिसेड सेल्स है ना, ये लंबी लंबी खंबे जैसी दिखाई देंगी। और उसके नीचे की सेल्स ये स्पंजी टिश्यू है ना, ये इसमें बीच में इसे एयर स्पेस दिखाई देगा। और इसमें जो डॉट डॉट है ना, ये छोटे छोटे डॉट, यही क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट का जरा स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ये काम आना है। देखो दो चीजें, एक तो आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन ही इन्वेजिनेट करके ये जो लैमिनेटेड स्ट्रक्चर्स है ये बनाती है। अब इसमें क्या है कि ये जो सिक्कों के जैसा ढेर है जो बन रहा है ना, इनको कहते हैं ग्रेनम स्टैक ऑफ द थैलाकॉइड्स, और एक को थैलाकॉइड बोला या ग्रेना। इसके बीच की ये जो लैमिला है, इंटरग्रेनर लैमिला, बात समझ रहे हो? और ये जो लाइट ग्रीन ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। अभी जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको दो बातें आएंगी, एक तो ये ग्रेना थैलाकॉइड आएगा टर्म, और एक आएगा स्ट्रोमा। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहां होती है? स्ट्रोमा में होती है। अब जरा प्रोसेस देखो फोटोसिंथेसिस की। प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो पहले, बेसिकली इसको। कौन कौन थे 3 मेन स्टेप्स हैं? अरे पहले तो लाइट एब्जॉर्ब करो ना। लाइट एब्जॉर्ब किया किसने? क्लोरोफिल ने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही लाइट पड़ा प्लांट के ऊपर, प्लांट ने उसका जो क्लोरोफिल है ना, ग्रेनम के अंदर, ग्रेना के अंदर रहता है ना इसी के अंदर थैलाकॉइड्स होते हैं, इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होता है। उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, एंड ये काम ये हुआ। और दूसरा हुआ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहला क्या? एब्जॉर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा क्या? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और तीसरा काम हुआ क्या? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बाय हाइड्रोजन टू कार्बोहाइड्रेट। देखो पहला काम क्या हुआ? एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। दूसरा क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीसरा क्या हुआ? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तीनों पॉइंट 3-4 बार पढ़ करके, बोल करके, तेज तेज बोलना, बिल्कुल दिमाग में एक के बाद एक बैठा लेना। अब जरा डिटेल में मैकेनिज्म देखें फोटोसिंथेसिस की, इसमें क्या क्या होता है। बच्चों फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अभी बोला था हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। जरा इसको देखो, इसमें क्या क्या चलता है। पहला देखिए, लाइट को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया, ठीक। और जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब किया तो ये वाटर की स्प्लिटिंग हो गई। वाटर की स्प्लिटिंग होकर के ये क्या हुआ? ऑक्सीजन रिलीज कर गई। और यहां जो हाइड्रोजन निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाइड्रोजन दोनों कंबाइन करके क्या बना लिया? इसने ये कार्बोहाइड्रेट बना लिया। अब यहां पे देखो लाइट एनर्जी जो स्टोर हुआ, ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी, वो देखो ये 2 मॉलिक्यूल हैं, एक एडीपी और एक NADP2H। ये कंपाउंड बना, और इसकी वजह से यही कंपाउंड CO2 के रिडक्शन में यूज हुआ। रिडक्शन के यूज होकर के PgAl बनाया, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, और ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से ही फिर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन गया। वाटर निकला, ये वेस्ट, ये सेल के अंदर भी यूज हो जाएगा, या
स्टोमेटा से बाहर निकलने की अगर जरूरत पड़ी तो निकल जाएगा। अब जरा डिटेल में देखो लाइट रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको पहले तो क्लोरोफिल ने जो लाइट को एब्जॉर्ब किया इसलिए इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन, रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हो। कहां थी ये? ग्रेना में थी। रॉ मटेरियल क्या चाहिए इसके लिए? लाइट और वाटर चाहिए। ये रेगुलेशन किससे होती है? रेगुलेटेड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। देख रहे हैं। अब इसके 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या हुआ? फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने क्या रिसीव सनलाइट जैसे रिसीव किया, स्मॉल एनर्जी बंडल जिनको फोटॉन्स की फॉर्म में, और क्लोरोफिल एक्साइट हो गया। ये देखो क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ा, क्लोरोफिल एक्साइट हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन निकला, और ये इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके बाद फिर वाटर की फोटोलाइसिस हुई, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। और ये मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में होता है बच्चों, पूछा गया है ये एनटीएससी एग्जाम में। फोटोलाइसिस, यहां ये वाटर मॉलिक्यूल देखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये H बना, हाइड्रोजन आयन बना, ये ऑक्सीजन निकला, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये आयन है बेटा, हाइड्रोजन आयन है, H+ आयन, ठीक। फिर O2 निकली, ये बाई प्रोडक्ट। H आयन जो बना इसको लिया NADP2H बन गया, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। अब ये जो रिड्यूसिंग पावर है Na2H, ये आगे काम आएगी CO2 के रिडक्शन में, यही हाइड्रोजन लेगा। देखो ये हाइड्रोजन, इसकी जो हाइड्रोजन निकली, ये हाइड्रोजन NADP लेकर के जा रहा है ना, और ये आगे खर्च करेगा जाकर के। अगला स्टेप हुआ फोटो फॉस्फोराइलेशन। वो क्या है? जो एनर्जी निकली, यहां पे एनर्जी भी तो निकली, हाइड्रोजन ही थोड़ा निकला, एनर्जी भी निकली। अब वो एनर्जी कौन लेगा? देखो वो एनर्जी कहां स्टोर होगी? वो एनर्जी स्टोर होगी यहां, ADP से इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ करके ATP बना लिया। अब एनर्जी कहां स्टोर हो गई? ATP की फॉर्म में। देखो इधर बन गया ये NADP2H बन गया, इधर ATP बन गया। अब ये तो कंपाउंड डार्क रिएक्शन CO2 के रिडक्शन में यूज होंगे। डार्क रिएक्शन में देखो क्या हुआ, दूसरा स्टेप डार्क रिएक्शन। इसको थर्मोकेमिकल, ध्यान रखना ये कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि अंधेरे में होती भैया, लाइट पड़ेगी, लाइट की प्रेजेंस में ही ये ATP और NADP2H बनेंगे ना, और ये दोनों कंपाउंड जब बनेंगे तब यही यूज होंगे डार्क रिएक्शन में, CO2 का रिडक्शन होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ये बात ध्यान रखना कि ये डार्क रिएक्शन, ये नाम ऐसा रखा गया है कि बड़ा कंफ्यूजन होता है। यही क्वेश्चन पूछ देते हैं कि डार्क रिएक्शन क्या डार्क में होती है? अरे भैया डार्क रिएक्शन इसलिए बोला गया क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, और इसीलिए इसको थर्मोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लाइट इंडिपेंडेंट है ना, कैल्विन साहब ने इसको डिस्कवर किया था, कैल्विन और बेंसन ने, और उसी के नाम पे इसको कैल्विन साइकिल बोल दिया गया। लाइट रिएक्शन को आपने हिल रिएक्शन बोला था। साइट कहां भाई बोला था? स्ट्रोमा में होती है ना, जो लाइट ग्रीन था ना। रॉ मटेरियल वही Na2H, ATP और CO2, ये तो लाइट रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट हैं, रेगुलेटेड बाई लाइट रिएक्शन, एंड बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं इसमें। अब देखो इसके भी बेसिक स्टेप्स कौन कौन से हैं। पहला है कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है कि CO2 जो है ये CO2 एक्सेप्टर लेता है। पहले CO2 आती है स्टोमेटा के थ्रू, सेल के अंदर आई, वहां पे ये RUBP रहता है। C3 प्लांट में 2 तरीके के प्लांट है, C3 प्लांट और C4 प्लांट। ये C3 और C4 प्लांट इस बेसिस पे इनको कैटेगराइज करते हैं कि जो पहला प्रोडक्ट बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड जिनमें पहला प्रोडक्ट बनता है उनको फास्फोग्लिसरिक एसिड, उनको कहते हैं C3 प्लांट, और जिसमें 4 कार्बन कंपाउंड बनता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, उनको कहते हैं C4 प्लांट। तो इस बेसिस पे, लेकिन हमें याद देखो ये तो ठीक बात है, CO2 एक्सेप्टर देखो इसका RUBP है C3 में, और इसका फास्फोइनॉल पायरुवेट PEP, पेप, इनने CO2 पकड़ा, और कार्बोक्सिलेशन एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, रोबिस्को
ये रुबिस्को एंजाइम और पेप्को, C3 के लिए रुबिस्को, पेप्को किसके लिए, PEP वाले के लिए, C4 के लिए, इनके लिए यहां पे ये एंजाइम यूज हुए और एंजाइम यूज करके कार्बोक्सिलेशन कर लिया। अब CO2, दूसरी फेज CO2 जो है ये एसिमिलेट हो गई किसमें, ग्लूकोज में, ये सिंथेसिस फेज एक। और जब ये एसिमिलेट हो गई ग्लूकोज में तो भैया फिर क्या हुआ, हाँ ग्लूकोज, ये फॉस्फेटेज और आइसोमेरेज बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं और ये RUBP जो भैया है ये फिर से रीजनरेट हो गया। देखो अब तो डार्क रिएक्शन के स्टेप कौन कौन से हो गए, डार्क रिएक्शन के स्टेप देखो 3 हो गए ना, कौन कौन, कार्बोक्सिलेशन, CO2 का एक्सेप्टर CO2 को पकड़ा RUBP ने या पेप ने पकड़ा, समझे। फिर सिंथेसिस, CO2 से ग्लूकोज बना, फिर रीजनरेशन, RUBP जो जिसने पकड़ा था वो भी तो रीजनरेट हो ना, तभी तो फिर से पकड़ेगा ना RUBP, फिर से रीजनरेट हुआ। बच्चों ये था फोटोसिंथेसिस और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा और किस तरह से ये ओपन और क्लोज होता है।